नमस्कार दोस्तों, स्टडी टेक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और इसके तहत हम आज भारत का संवैधानिक विकास देखेंगे। यह वीडियो प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि 1600 ईस्वी में एक चार्टर आया था रानी की तरफ से। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया। तो 1600 के चार्टर ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और 15 वर्ष तक, ठीक है, पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। अब हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है, तो वो है पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और भारत में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और भारत में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, एक गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया था। इस एक्ट के उद्देश्य की बात करें तो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन को दूर करना, उस पर नियंत्रण स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो कंपनी में जो भ्रष्टाचार था, कुशासन था, उसे दूर करना और उस पर नियंत्रण स्थापित करना इसका उद्देश्य था। आगे देखें तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया और प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी की भी स्थापना की गई और इसमें 4 सदस्य कौन थे, ये फैक्ट्स याद कर सकते हैं हम। फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, वारवेल। तो यहाँ ध्यान देना है कि 4 सदस्यीय कार्यकारिणी में फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारवेल थे। इसके साथ ही कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ठीक है, तो 1774 में की गई थी और इसका मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया था सर एलिजा एम्फे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सर एलिजा एम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। ठीक है, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्फे और 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड। जो कलकत्ता में न्यायालय स्थापित किया गया वो एक तरह का अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। तो अपील की जा सकती थी इसके खिलाफ, कहाँ पर, प्रिवी काउंसिल में। अब बात करते हैं इसके आगे प्रावधानों का। तो इसमें कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार करने को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यहाँ ध्यान देना है कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो बिना लाइसेंस व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, तो हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट। इससे संबंधित 1-2 फैक्ट और हैं, उसको भी देख लेते हैं। गवर्नर जनरल तथा परिषद उत्तरदायी थे किसके प्रति, इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का तथा परिषद उत्तरदायी थे किसके प्रति, इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति। गवर्नर जनरल एवं परिषद को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को नियम और अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो हमने यहाँ पर देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम दूसरा महत्वपूर्ण एक्ट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें सबसे पहले इसका शीर्षक देखते हैं। इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक, ये भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आया था। उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे और इस एक्ट का उद्देश्य जो था, इस एक्ट का उद्देश्य
ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था। तो उत्तर होगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, यहीं से दोहरा प्रशासन की शुरुआत की गई। दोहरा प्रशासन की शुरुआत की गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक मामलों के लिए स्थापित किए गए, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये राजनीतिक मामलों के। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर होते हैं व्यापार में, है ना, इससे लिंक कर सकते हैं, व्यापार और वाणिज्य संबंधित। और कंट्रोल कौन करता है, राजनीतिक लोग करते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए, तो इस तरह से लिंक करके हम याद कर सकते हैं। तो गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। तो यहाँ ध्यान देना है, तो ठीक है, पहले जो 4 सदस्य हुआ करते थे इसमें, अब उसको घटाकर 3 कर दिए गए। ठीक है, तो परिषद में सदस्यों की संख्या। एक अनुपूरक अधिनियम द्वारा विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद धारण करने की अधिकारिता प्रदान की गई। तो एक अनुपूरक अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, और उसके द्वारा गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ का पद धारण करने की अधिकारिता प्रदान की गई। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कंपनी के कर्मचारियों पर को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, एक यहाँ नोट है, इसको भी देख लेते हैं। तो इस एक्ट के विवाद को लेकर ब्रिटेन में लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो हुआ क्या कि इस एक्ट को लेकर विवाद हुआ, जिससे जो वहाँ के ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स जो थे, इन दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही थी, उसे त्यागपत्र देना पड़ा। तो यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से एक्ट से संदर्भित है यह बात। ठीक है, ये स्टेटमेंट देकर कि इंग्लैंड की सरकार, ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों पर गिर गई थी, तो पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में। तो ये था इस एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब हम अगला देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 के चार्टर एक्ट की बात करें तो इसे कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसे आप लोग याद रखें, कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट। तो कॉर्नवालिस के समय आया था, पता चल ही गया आप लोगों को। तो परिषद के निर्णयों को रद्द करने का गवर्नर जनरल को अधिकार प्राप्त हो गया। तो एक तो ये परिषद के जो निर्णय होते थे उसको रद्द कर सकता था गवर्नर जनरल। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किए गए। तो ध्यान देने वाली बात है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे मद्रास एवं बम्बई के जो बंगाल गवर्नर जनरल थे उनके ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया गया। किसको? बंगाल के गवर्नर जनरल को। ठीक, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लग गया। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ठीक है, तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भारतीय कोष से मिलने लगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें यही है, कॉर्नवालिस को खुश करने वाला एक्ट कौन सा कहलाता है? ये। ठीक है, और गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट ही है, तो भारतीय कोष से वेतन मिलने लग गया किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों कर्मचारियों को। अब हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 के चार्टर एक्ट की बात करें तो यह लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में आया था। ठीक है, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, ध्यान देने वाली बात है, ये प्रथम के बारे में था, प्रथम के टाइम पर था। तो कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो पहला, तो कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसे 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, चीन और चाय। ठीक है, कि चीन के साथ और चाय का व्यापार जो है उस पर एकाधिकार अब भी कंपनी का बना रहा, अन्य पे
व्यापार पर एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। इसमें सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की छूट तो 1813 के चार्टर एक्ट से ही मिली। कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो कंपनी को भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान किया गया। अब आगे देखते हैं। अगला फैक्ट है स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थानों को करारोपण का अधिकार भी दिया गया, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखें इसे। अगला एक्ट देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट यह आया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पर, तो इसे ध्यान रखें। तो भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किस एक्ट से? तो 1833 के चार्टर एक्ट से। बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है ना। अभी तक कौन था? बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। अभी तक जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए, है नहीं। अब यहाँ पर जो व्यापारिक अधिकार थे पूर्णतः समाप्त हो गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। ठीक है, तो व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए, अब सिर्फ क्या रह गया? भारत का शासन करना। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए क्या स्थापित किया गया? विधि आयोग की नियुक्ति की गई, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग की गठन की गई, तो मैकाले के याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही प्रतिस्पर्धी परीक्षा व्यवस्था सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, अब जो परीक्षा होएगी वो प्रतिस्पर्धी होएगी। ठीक है, ये सिद्धांत को अपनाया गया। ठीक, इसके साथ ही दास्ता को समाप्त करने की आज्ञा दी गई अभी। ठीक है, तो दास्ता को समाप्त करने की आज्ञा दी गई अंततः 1843 में, ध्यान देना है 1843 में इसका उन्मूलन हुआ, जबकि एक्ट 1833 में ही आ गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फैक्ट और है, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया, लेकिन उसे मताधिकार नहीं था। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। विधि सदस्य के रूप में परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट अब इसमें गलत दे देगा कि उसे मताधिकार भी प्राप्त था, तो ये गलत बात है, तो मताधिकार प्राप्त नहीं था, तो ये ध्यान रखना है। अगला एक्ट की बात करते हैं, तो 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें तो यह एक्ट लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया था। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आया था। सेवाओं में नामजदगी सिद्धांत जो था उसे समाप्त कर दिया गया। अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन शुरू हो गया। तो यहाँ ध्यान देने वाला है, देने वाली बात है कि अब प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन शुरू हुआ 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जबकि यहाँ पर व्यवस्था सिद्धांत के रूप में अपनाया गया था कि प्रतिस्पर्धी परीक्षा व्यवस्था सिद्धांत, ठीक है, 1833 के एक्ट में, लेकिन शुरुआत यहाँ से चालू हो गई 1853 के एक्ट से, चार्टर एक्ट से। ठीक, सर्वप्रथम एक विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई जिसमें अधिकतम 12 सदस्य होंगे। तो यहाँ विधान परिषद की भी बात है, ठीक है, 1853 के एक्ट के द्वारा, जिसमें अधिकतम 12 सदस्य थे। प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किए गए। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, ठीक है, तो प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो इस वीडियो में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के तहत भारत का संवैधानिक विकास देख रहे हैं, और यह इस वीडियो को पहला पार्ट है। इसमें हम 1600 के चार्टर एक्ट से लेकर 1853 के एक्ट तक देखा। आगे के एक्ट्स को हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।